बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं सोम सिंह। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंचायती चुनाव का जो माहौल है, अपने अपने अलग अलग पंचायत में, अलग अलग क्षेत्रों में हर एक कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और अपनी जनता जनार्दन के पास वोट के लिए अपील कर रहे हैं। वैसे ही हम भी आ चुके हैं मोहनिया क्षेत्र में। वहाँ से एक भावी प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच उभर रहे हैं। बिना किसी देरी के उनसे परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में नरेंद्र जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार जो है कि संक्षेप में अपना परिचय दीजिए जनता। मैं हरिंदर कुशवाहा, और वैसे तो मैं किसी दल का भी राजनीति में करता हूं। अच्छा, अगर दल का नाम बताने में कोई परहेज नहीं हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ। वैसे मैं राष्ट्रीय जनता दल का मैं भी बिहार प्रदेश के महासचिव हैं यूथ के, और इसके पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल का युवा का जिला का अध्यक्ष कैमूर का मैं रहा 9 साल तक लगातार। राष्ट्रीय जनता दल ने मेरी जिम्मेवारी और मेरे कर्तव्यों को देखते हुए मुझे प्रमोट करते हुए प्रदेश का महासचिव और कैमूर का किसान प्रकोष्ठ का प्रभारी भी बनाया है राजद का। और मैं अभी मोहनिया भागदू से मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूं, और मैं जनता के बीच अभी जाकर जनसंपर्क कर उनसे मैं उनकी कष्ट और पीड़ा को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। वोट के लिए एक अपील कर रहे हैं कि नहीं आप उनका उत्थान कर सके चुनाव में आके? अगर जैसे आपने जो है कि चुनाव में आया, आप ये काफ़ी टाइम से प्री प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, तो आपको ऐसी अपने क्षेत्र में क्या कमियां दिखी कि आपको लगा कि नहीं मुझे भी चुनाव में आना चाहिए और इन सारी चीज़ों को सुधारना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि मैं पंचायत चुनाव तो पहले मैं बहुत लड़ने के मैं पक्ष में नहीं था। अच्छा। लेकिन आज 1-1.5 साल से मोहनिया भागदू के जिला परिषद के मतदाता या मेरे साथी कह लीजिए, दसौती, मुजान, बढ़ुपर, भोखरी, तमाम गांव के कई साथियों ने मुझे फ़ोन करके अपील किया कि सर मोहनिया भागदू से आप चुनाव लड़ें। मैंने पूछा कि वहाँ कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम जैसे लोगों को उस कचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ सारे लोग जो हैं वो कोई कहीं से फिट नहीं दिख रहे हैं। आप आवें, आपसे हम लोगों को एक उम्मीद है, आप आएंगे तो निश्चित रूप से इस जिला परिषद मोहनिया भागदू में विकास की एक नई लकीर आप खींचेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कि मैं बराबर विधानसभा और विधान परिषद से मैं नीचे का कोई चुनाव में नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं देखा कि इस कदर भ्रष्टाचार है। मैं कई जगह इलाकों में गया, मैं देख रहा हूं कि नली और गली की जो स्थिति है, नल जल योजना की जो स्थिति है, पोल खुलते नजर आ रही है, हंसते हुए दिखाई दे रहा है कि इनकी पोल खुल रही है। मैं बताऊं, अभी एक माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, मैं उनके गांव बघनी में मैं गया था। बिल्कुल उनके आवास के 20 मीटर आगे ठेगुना भर पानी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। आप चाहें तो जाकर उसे अपने कैमरे में आप कैद कर सकते हैं। वहाँ के लोग ठेगुने भर पानी में, वहाँ आना जाना लोगों का मजबूरी में विवश। ऐसा नहीं कि वहाँ पीसीसी नहीं, रोड नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ नली नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन उसमें उसकी डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रक्चर करने में बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है, जिसका नतीजा है कि नाली रहते हुए भी रोड का पानी नाली में नहीं जा रहा है, और जिसके वजह से अच्छी पीसीसी सड़क खराब हो रही है और एकदम एमएलसी के दरवाजे के 20 मीटर आगे है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। कहीं ना कहीं जो है कि कई चीज़ों का एक खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं इस कीचड़ में नहीं कूदना चाहता था जो पंचायती चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कीचड़ से क्या तात्पर्य है? कीचड़ का मतलब है कि सरकार भी और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा, जिस हिसाब से उनके रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से पंचायत के उम्मीदवार, ये मुखिया के हों या जिला परिषद के हों, ये कहीं से उस आचार संहिता के दायरे में होकर काम नहीं कर रहे हैं। इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, मनमानी हो रहा है। मुखियों को ले लीजिए, एक मोटरसाइकिल चुनाव आयोग का निर्देश है कि चलना है, लेकिन एक मुखिया को मैं देख रहा हूँ 20-20 4 व्हीलर लेके चल रहे हैं। अच्छा। एक जिला परिषद शक्ति प्रदर्शन, एक जिला परिषद 50-50 गाड़ी लेके चल रहे हैं। ये क्या तमाशा है? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं गलत पैसे हैं, तब तो ये लोग इतने 50 गाड़ी 40 गाड़ी लेकर क्षेत्रों में जा रहे हैं। 300-400 रुपए पर डे के हिसाब से लोगों का मैनेजमेंट करके क्षेत्रों में लेके जा रहे हैं।
मतलब लोग पैसे पे आ रहे हैं। लोग पैसे पे आ रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। एक मजदूर को फुर्सत नहीं है कि आपके साथ एक दिन जाए, लेकिन जब उसे आप खाने पीने का प्रलोभन और पैसे का प्रलोभन देते हैं तो सोचता है कि बड़ा आराम का काम है, यूं ही शाम में मटन चिकन बिरयानी भी मिलता है और आराम से लग्जरी गाड़ी में घूमकर मैं सैर भी करता हूं, तो क्यों ना मैं चलूं। तो इस कदर जो भ्रष्टाचार है, तो आपके हिसाब से ये कमाई का एक अच्छा ब्यौरा है तब तो? कमाई का तो बहुत अच्छा ब्यौरा मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर इंसान को अगर किसी मेहनत का काम न करते हुए अगर पैसा मिल रहा है, दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, तो उसके लिए बेहतर है ना। बेहतर तो उनको तो आज लग रहा है, लेकिन गरीब और मध्यम परिवार के भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम ये काम करके कहाँ जा रहे हैं या समाज को किधर ले जा रहे हैं। ऐसे करने से समाज में गंदे लोगों का चयन हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि उनकी गंदी मानसिकता है, वो निश्चित रूप से आज कहीं 1000-2000 देकर जिस वोटर को खरीद रहे हैं, वो 5 साल चुनाव जीतने के बाद क्यों क्षेत्र में जाएं? उन्होंने पैसा दे रखा, उन्होंने पैसा दे रखा। वो जानते हैं कि मैं नहीं भी जाऊंगा तो कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। अच्छा। और जो इस बार मैं 2000 किसी वोटर को दिया हूं, तो अगले चुनाव में मैं उन्हें 3000 दे दूंगा। क्या फर्क पड़ता है? मैं पैसा कमाऊंगा तो अगले चुनाव में मैं उनको 3000 रुपया दे दूंगा और मेरा प्रचार करेंगे और मुझे वोट भी कर देंगे। मतलब सब कुछ कंफर्मेशन के साथ, सब कुछ कंफर्मेशन के साथ। इस इतनी भागा दौड़ी में इतना जो करप्शन आपने गिनाया, इसमें इस चुनाव में और इस प्रचार प्रसार में आप अपने आप को किस स्थान पे पा रहे हैं कि कहीं स्थान दिख रहा है आपको इसके लोगों के द्वारा? जनता की एक मैं बड़प्पन देखता हूँ। जो सुलझे हुए मतदाता हैं वो सबकी बात सुनते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उम्मीदवारों के जाने के बाद वो आपस में बात करते हैं कि ये 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो उसमें फलना उम्मीदवार बहुत बेहतर है, उसकी राजनीतिक ग्राफ बहुत बेहतर है, उसकी सामाजिक क्या कहते हैं, समाज में कार्यों लंबे समय से वो करते आ रहा है। वो थाने में, अस्पताल में, पटना के कार्यालयों में भी वो चक्कर लगाते रहता है। और ये सब हम लोगों ने काम लगातार काम किया भी है। स्वास्थ्य का वो सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो या प्रशासनिक सवाल हो। जो है कि मेडिकल लाइन से आते हैं, हाँ। तो जैसा आप, हमें तो नहीं लगता कि आप जात पात पे जो है कि ट्रस्टेबल होते होंगे, लेकिन आपकी प्रचार प्रसार राजनीति में कहीं जात पात देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, या फिर आपके लोगों के द्वारा जो है? मेरे लोगों के द्वारा तो नहीं, लेकिन क्षेत्र में जात पात की अभी भी भावना भरी हुई है। लेकिन लोग चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं, वो चाहे सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़े हो, सभी चाह रहे हैं कि जात पात से उठकर हम काम करें, उठ के नेता चुने जो है कि। बिल्कुल, उठकर काम करने का मतलब उन्हें नेता का चुनाव करना। लेकिन लोग खाने पीने वाले जो लोग हैं, उस तरह के लोग जो लंबी काफिला लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करते हैं। चूंकि मैं जहाँ से लड़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ 15 उम्मीदवार लगभग हैं अमूमन, मोटा मोटी 15 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उसमें 12-13 उम्मीदवार वो कहीं से राजनीतिक नहीं है। कहीं कोई पानी व्यवसायी है, कहीं कोई लोहा व्यवसायी है, कहीं कोई बालू व्यवसायी है। ये सब व्यवसाय करके गलत रुपया का अर्जन किए हैं और जिसका वो दुरुपयोग चुनाव में खुल के कर रहे हैं। आज चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते दिख रहा है और प्रशासन भी लाचार होकर लग रहा है, दिख रहा है, चुपचाप जो है, चुपचाप देख रहा है, मौन होकर प्रशासन देख रहा है। मुझे नहीं समझ में आता, मैं क्षेत्र में जिस हिसाब से मुखिया और जिला परिषदों की 40 गाड़ी 20 गाड़ी में देख रहा हूँ, मेरी तो होशो आवाज खराब हो रही है कि ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं और ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर ये फंडिंग आज कर रहे हैं तो कल निश्चित रूप से पंचायत और जिला परिषद के इलाके का बड़े पैमाने पर लूट मचाएंगे। लूट हो भी रही है, मेंटेन करने के लिए, हाँ एकदम मेंटेन करने के लिए। अच्छा। आखिर वो मेंटेन कहाँ से करेंगे? तो लूट मची हुई है एकदम, यूँ कह लीजिए। जैसा आप इस चुनाव में आए हैं तो किन किन अहम मुद्दों को जो है कि अपने क्षेत्र में रख रहे हैं ताकि आपको वोटर इस चीज़ के लिए वोट करें? से आप बता रहे हैं नहीं हम आपके लिए ये करेंगे ताकि वो आपको चयनित करें, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत मैं जो है कि मैं बताऊँ। मेरा 3 ही चीज़ पे विशेष रूप से फोकस है। जैसे पहले तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर है। मैं देख रहा हूँ गांव के विद्यालयों की भी जो स्थिति है, कहीं 300 बच्चे हैं, कहीं 400 बच्चे हैं, वहाँ 2 टीचर हैं, कहीं 1 टीचर हैं, कहीं वो टीचर आ ही नहीं रहे विद्यालय। आप कई विद्यालयों का मैं दौरा करा दूंगा आपको कि आप चल कर देखें, बच्चे खेल रहे हैं, विद्यालय समय से आ गए हैं, टीचर का कहीं अता पता नहीं। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जाति आय निवास में भी अभी स्कॉलरशिप का कोई आया है स्कीम सरकार के माध्यम से,
जाति आय निवास बनवाने में भी छात्र एकदम यूँ कह लीजिए कि लूटे जा रहे हैं, या उनके परिजन लूटे जा रहे हैं। 100, 200, 500, 600, 1000 तक लोग मांग रहे हैं कि 1000 रुपया लगेगा आपका जाति बनवाने में, सरकारी चीज बनवाने के लिए, सरकारी चीज बनवाने के लिए। तो ये प्रशासन का विफलता का काम नहीं है तो क्या है? ये सीधे सीधे प्रशासन की विफलता उजागर करता है। बात भी है कुछ अधिकारियों के लिए जो ऐसे कर रहे हैं। बाकी मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आप जैसे इस समय कुछ दिनों पहले ही अभी भी ये समस्या चल रही है जो है किसानों में खाद की, बहुत लोग जो है इससे ग्रसित भी हुए। छोटे किसान जो हैं कि उनको मिल भी नहीं पाता, और बड़े किसान जो हैं कि क्या तो गेट के पीछे से ट्रैक्टर लेके लगाते और वो भारी मात्रा में ले जाते ऐसी चीज़ें। तो किसानों पे क्या आपका फोकस है? निश्चित रूप से किसान, उन्हें न कह के आप उन्हें किसान भी कह सकते हैं। जो सरकार ने जिस हिसाब से रूल रेगुलेशन और रवैया सरकार का है, यूं कह लीजिए कि किसानों का पिसान निकल रहा है। तेल, डीजल तेल में जो बेतहाशा वृद्धि आपने देखा, छोटे मोटे किसान सूद पे पैसे लेकर अपने खेतों की जुताई करा रहे हैं। और खाद की जहां तक सवाल है, जब हम लोगों की सरकार हुआ करती थी, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था लेकिन आ गई बात तो मैं कह देना चाहता हूँ। जब हम लोगों की सरकार थी तो जब इच्छा आप ट्रैक्टर लेकर जाएं और वहां से 25-50 बोरा, 100 बोरा जितना लेना है ले, और खेतों पर जाएं, अपने आदमियों को लेकर खेतों को में छिड़काव करावें। लेकिन आज एक सब्जी में भी डालना है अगर खाद को, तो ऐसे पैरवी करना है जैसे 302 का मामला हो, उस तरह से पैरवी करने पर शायद एक दो बोरी खाद आपको देखने को मिल जाए। तो सोना से भी महंगा हो गया। सोना से भी महंगा होगा। सोना तो पैसे देने पर मिल भी जा रहा है जब चाहे तब, लेकिन ये खाद तो पैसे देने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्या किसान खेती करेंगे? मैं यूँ नहीं कहा कि किसानों को कह लीजिए कि उनका पिसान निकल रहा हो, किसान बेचारे एकदम त्राहिमाम में, किसान आए सरकार और एकदम सुसाइड कर रहे हैं। देख नहीं रहे, लगातार किसान सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो मैं कहा ना कि मेरे 3 सवाल पर मैं विशेष गंभीर हूँ। एक शिक्षा का सवाल, दूसरा किसानों के सवाल। किसानों के माइनरों को ले लीजिए आप, कई माइनरों को आपको दिखा दूंगा, उसमें बब्बूर और ये सब देहाती घासें इतनी उगी हुई हैं कि पानी का जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड ही नहीं है। वो किसानों के खेतों में पानी जा ही नहीं पा रहा है। तो फसल बढ़ेंगे कहाँ? फसल बढ़ेंगे तो उन्हें लाचारी होकर डीजल वगैरह का सहारा लेना पड़ रहा है। बेचारे 100 रुपया लीटर फिर डीजल जलाते हैं लहर रहने के बाद भी। ये सरकार की विफलता। जैसे आपने 2 चीजें गिनाई, शिक्षा और किसानों के प्रति, तीसरा टॉपिक आपका क्या है? तीसरा टॉपिक मेरा सड़क है। नीतीश सर, वर्तमान की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र की सड़क? मेरे क्षेत्र में मैं आपको ले चलूँ, कई गांव हैं जैसे बहादुरा है, तेलंगा है और नरौरा है, इसके बाद आपको पंचरमा है। कई ऐसे गांव को मैं आपको मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप भी जाएं जनता के बीच और देखें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। मैं बता दूं कि दिन में अगर आप चलेंगे, अगर जमीन पर देख कर ना चलें तो आप गिर जाएंगे, आपका पैर फ्रैक्चर कर जाएंगे। सड़कों की इतनी हालत खराब है। युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? युवाओं पर तो चूंकि मैं विधान परिषद का तो सदस्य नहीं होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर जिला परिषद सदस्य हुआ तो नौजवानों को लेकर मैं 2 सवालों पर बहुत गंभीर हूँ। जैसे एक सवाल, जिस हिसाब से नौजवान मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से मैं मदद, गवर्नमेंट जॉब में तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट जॉब में दिलवाने का उनको भरपूर मैं प्रयास करूंगा कि जहां तहां उन्हें किसी न किसी कंपनियों में शिफ्ट मैं करा दूं। कार्यरत हो जाए, कार्यरत हो जाए। महीने का वो 10,000 पावे, 12,000 ही पावे, 8,000 पावे, लेकिन वो पावे। उनकी हालत बहुत खराब है नौजवानों की। बेरोजगार होने से तो अच्छा है कुछ न कुछ करें। चलिए, और एक चीज मैं और आपसे मैं कहूँ महोदय, वो बहुत ही गंभीर सवाल है। ये 2 सवाल है। एक सवाल है कि गरीबों को जो इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन, इसमें तो सरकार भी जो है कि बिचौलियों का बहुत देखा गया है। बिचौलियों का देखा नहीं कि इतना इसमें भ्रष्टाचार मैं आपको दिखा दूंगा। कई गाँव में इस बरसात में मकान गिर गए हैं और वो लोग प्लास्टिक का वो शेड बनाकर बेचारे बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं। कभी उन्हें सांप का दंश झेलना पड़ रहा है परिवार को, कभी बिच्छू का दंश झेलना पड़ रहा है। और जो अमीर हैं, जिनके पास पहले से मकान है, वो इंदिरा आवास लेने में सक्षम है और वो इंदिरा आवास आराम से ले लेते हैं, चूंकि उनके पास पैसे हैं। मुखिया ग्राम सेवक को 25-50 हज़ार 1 लाख रुपया दिए और इंदिरा आवास करा लिए। वो 3 डिसमिल जमीन का भी जो आवंटन है उसमें भी बड़े पैमाने पर। गरीब आदमी पैसा मुखिया और पंचायत सेवक को तो नहीं दे पाता है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो पंचायत सेवक और मुखिया को पैसा दे देता है, उसको 3 डिसमिल जमीन भी आवंटन हो जाता है। गरीब आदमी बेचारा जिसके पास रोड पे रहने के लिए विवश है, वो यूं ही ताकते रहता है
कि मुझे कब ज़मीन मिले, मुझे कब इंदिरा आवास मिले। चूँकि इंदिरा आवास वो फार्म भर दिया, वो बेचारा स्वस्थ है, लेकिन अमीर लोग उसमें 25-50 हज़ार देकर अपना इंदिरा आवास का आवंटन करा लेते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बीपीएल का मतलब चार बेबस जो है कि हाँ, मजबूर है। हाँ, मैं कहता हूँ कि बीपीएल का मतलब कि बहुत पहुँच वाले लोग, एपीएल का मतलब कि अल्प पहुँच वाले लोग। बड़ी स्थिति खराब है। बीपीएल में जिनका नाम है वो अमीर लोग हैं, आईएपीएल में गरीब चले गए हैं। ये किस तरह का सर्वे है? बहुत बड़ा पहुंच है, वो हर काम करा लेंगे, और जिनका पहुंच नहीं वो बस ऐसे ही जिनका मजबूर है वो हम लोगों से रोना रोते हैं। कई जगह लोगों ने दिखाया। सत्ता में आते हैं चुनाव के बाद, तो इन सारी चीज़ों से निजात आप अपने क्षेत्रवासियों को दे सकते हैं। बिल्कुल मैं दिलाने का प्रयास करूंगा और देने का प्रयास करूंगा, और इसके लिए मैं अनवरत, मैं 5 साल सड़क से लेकर सदन तक, और अपने पार्टी के जो भी मेरे माननीय एमएलए हैं इस जिले में, मैं उनसे भी मिलकर, और उन लोगों से मेरी कम्बिनेशन भी अच्छी है, चूँकि मेरे पार्टी के सब एमएलए हैं। मोहनिया भी मेरे पार्टी के एमएलए हैं, माननीय संगीता जी। तो मेरी सारी लोगों से ट्यूनिंग है। मैं आज भी लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि आप मुझे जिला परिषद बनावें। अगर आपकी ये सड़क बहुत अनिवार्य है तो मैं माननीय महोदया से आग्रह करके मैं आपका सड़क बनवाने का प्रयास करूंगा अति शीघ्र। और मेरा जब फंड आएगा तो मैं माननीय महोदया को मैं कहूंगा कि आप मेरा फंड अपने हिसाब से यूज करा लें अपने जगह पर, क्योंकि उनका भी विधानसभा कार्य हो, इससे मतलब कार्य हो, जनता कष्ट में न रहे, इस पर मैं बखूबी दिमाग और सोच कर रहा हूँ। ये होना चाहिए। चलिए, आपकी क्षेत्र की जनता इस चीज़ को सराहा है। हालांकि वोटर ही डिसाइडर हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आप उनके बीच जाएं और उनके भलाई के लिए कार्यरत रहें। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से एक अपील यही करना चाहेंगे हम कि आप तमाम धनबल और मानव बल लेकर जो भाड़े पर चल रहे हैं लोग, इन लोगों से आप सजग हों और एक एक उम्मीदवारों का आप फीडबैक लें कि ये किस तरह का इनका कैरेक्टर समाज में रहा है। ऐसे लोगों से सावधानी बरतते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप हरिंदर कुशवाहा, जो बड़े पुराने समय से मैं समाज सेवक हूं, ऐसे लोगों को आप चुनाव जिताकर एक नई विकास की लकीर खींचें। और आपको लगेगा, मैं वादा करता हूं कि 5 साल में लगेगा कि मैं एक विकास की नई लकीर में खींचा हूं। और मैं अगर विकास की 5 साल के अंदर मैं एक लकीर नहीं खींच पाया तो मैं ये भी जनता से कहता हूं कि मैं आप जनता के बीच मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरा इतना घोषणा है, अगर 5 साल में मेरी विकास न दिखे तो। चलिए, रिव्यू कहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको इनके व्यक्तित्व व्यवहार के बारे में क्या रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिंदर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।